चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो मैंने लेक्चर रखा है वो ज्वर से लेके हम गुल्म तक के इम्पोर्टेंट जो कोटेशंस हैं उनको कवर करेंगे। तो अपनी चरक संहिता में उन पॉइंट्स को आप अंडरलाइन करते जाइएगा। ये पॉइंट्स वही पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जिनके पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सबसे पहला कोटेशन है, मोस्ट फेमस कोटेशन है, देह इंद्रिय मनस्तापी सर्व रोग अग्रजो बली। देखिए, वैसे तो कोई सा भी रोग होता है बॉडी का, वो रोग शरीर और मन और हमारे शारीरिक इंद्रियां और हमारे जितने भी 11 प्रकार के हमारे यहाँ पर इंद्रियों को बताया गया है, 5 शारीरिक 5 मानसिक इस प्रकार से हमारे बताए गए हैं और एक मन बताया गया है, उभय इंद्री, इन सब को परेशान करते हैं। लेकिन सबसे पहले ये कोटेशन आता है हमारे ज्वर अध्याय में, चरक संहिता में ज्वर अध्याय में आता है। और सभी रोगों में इसको श्रेष्ठ रोग बोला गया है क्योंकि व्यक्ति के जन्म के समय और व्यक्ति की मृत्यु के समय ये जरूर प्रभावी होता है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जन्म के समय और जन्म के बाद, सॉरी, मृत्यु के समय पर कौन सा रोग सर्वप्रथम हमें देखने को मिलता है, तो वो होता है ज्वर। ज्वर होता है, तो इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये जो 14 नंबर का, ये 14 नंबर का जो पॉइंट आ रहा है, प्रवृत्तिस्तु परिग्रहात, प्रवृत्तिस्तु परिग्रहात, यानी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा गया पॉइंट है। ये चरक विमान के 3rd चैप्टर में, तीसरे अध्याय में इसके बारे में बताया गया है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पीजी में, कई पीएससीज में, आरबीएस के कई एग्ज़ाम्स में, इवन आयुर्वेद के मोस्टली एग्ज़ाम्स में इसको पूछा जाता है। तो इसके पूछे जाने की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि कोटेशंस हैं। बिल्कुल कोटेशंस के बेसिस पर हमेशा जितना हाईएस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर को सेट किया जाएगा एग्जामिनर के थ्रू, वो हमेशा क्वेश्चन पेपर को टफ बनाने के लिए कोटेशंस का प्रयोग करते हैं। इसलिए हम कोटेशंस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में कोटेशंस को कवर करें, इंपॉर्टेंट कोटेशंस को। अदरवाइज जो 1 ईयर का जो हम पीजी का क्लासेस करते हैं, अदर एग्ज़ाम्स हमारे होते हैं जैसे मेडिकल ऑफिसर वगैरह के, तो उनकी प्रिपरेशन में पूरा कंप्लीटली संहिताओं को कवर कराते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो कवर होते हैं, साथ में पूरी संहिता कवर होती है। लेकिन अभी हमें शॉर्ट टर्म में कुछ इंपॉर्टेंट्स देखने हैं, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। प्रवृत्तिस्तु परिग्रहात, इस पॉइंट को आप अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत पूछा जाने वाला ये पॉइंट है, प्रवृत्तिस्तु परिग्रहात। नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये आता है हमारा हृदय व्यथा। हृदय व्यथा जन्मादौ निधने च महत्तमा, जस्ट अभी मैंने आपको बताया जन्म के समय पर और मृत्यु के समय पर ज्वर का प्रादुर्भाव होता है। जन्मादौ, दौ यानी ये बहुवचन के लिए 2 शब्दों के लिए प्रयोग हुआ है, जन्म और निधन के समय पर इसका बहुत महत्व है। जन्म और निधन के समय पर ज्वर का प्रादुर्भाव देखने को मिलता है। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्योंकि यही एकमात्र रोग है जो हर व्यक्ति के अंदर जन्म के समय पर और मृत्यु के समय पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है 31 श्लोक का, 31 श्लोक में ये ज्वर प्रत्यात्मिकम लिंगम संतापो देह मानसा, फिर से वही पॉइंट आया है कि हमारे जैसे देहेंद्रिय बल जो है देहेंद्रिय जो हमारे संताप के लिए बताया गया, मनस्तापी देहेंद्रिय मनस्तापी सर्व रोगग्रजौ बलि, जो अभी जस्ट अभी हमने पढ़ा 4th नंबर का जो श्लोक था, जस्ट उसी से मिलता जुलता है। ज्वर प्रत्यात्मिकम लिंगम संतापो देहिमानसा, शरीर और मन दोनों को संताप, संताप का अर्थ ये नहीं है कि टेम्परेचर के बेसिस पर इसको ले रहे हैं, संताप का अर्थ है कि कष्ट देने वाला, कष्ट देने वाला ये रोग है। शरीर और मन को इसका प्रत्यात्म लक्षण के रूप में पूछा गया। क्वेश्चंस कई बार आते हैं
कि ज्वर प्रत्यात्मकम लिंगम डॉट 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 देह मानसा, इसके बीच का फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरने के लिए वहाँ ऑप्शन मिलेगा। कई बार ये आपकी जो जोड़ियाँ मिलाने के लिए आते हैं, ए को बी से, सी से, डी से, आप उसमें सेलेक्ट कीजिए कि यहाँ पर संताप किसके अंदर आता है, या संताप को लिखेंगे तो देह और मानस को गायब कर देंगे वो। इस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं कई प्रकार। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ज्वर प्रत्यात्मकम लिंगम संतापो दे मानसा, ज्वर की किस व्याख्या के लिए ये कोटेशन यूज किया गया है। तो ज्वर के प्रत्यात्म लक्षण के लिए आचार्य चरक ने इसको बोला है। प्रत्यात्म लक्षण के लिए, प्रत्यात्म लक्षण का अर्थ होता है मेन सिम्टम। मेन सिम्टम मतलब उससे रोगी सबसे ज़्यादा परेशान है। भाई शरीर सबसे पहले क्या, पेशेंट को फीवर आता है तो वो टेम्परेचर ही नापता है, उसका मन डल होने लगता है। ये दो चीज़ें उसको ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। तो प्रत्यात्म लक्षण का अर्थ होता है मेन सिम्टम्स, मेन कॉम्प्लिकेशन, चीफ कंप्लेंट, ये प्रत्यात्म लक्षण का अर्थ होता है। तो आप प्रत्यात्म लक्षण में इसको टिक करेंगे। मेरी वॉइस अगर ब्रेक होने लगे तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। यहां पर एक फिर से कोटेशन आया है, अधि से थे यथा भूमि बीजम काले च रोहिता। अधि से थे यथा भूमि बीजम काले च रोहिता, अधि से थे तथा धातु दोष काले च कुपिता। ये जो कोटेशन आया है, ये कोटेशन भी इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बट इसको यूपीएससी और पीजी के बेसिस पर अगर हम देखें तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। कम पूछा गया है लेकिन जब भी पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में बहुत टफ लगता है, क्योंकि ऐसे पॉइंट्स पर हम कवर नहीं करते हैं। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन आ रहा है आपके ज्वर का, जहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, जिसमें धातुगत ज्वर के बारे में चर्चा होती है। धातुगत, सप्त धातुगत ज्वर, उनके लक्षण और उनसे संबंधित कोटेशंस आप ज़रूर इनको रिवाइज करके जाइएगा। इनमें से क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। जैसे मांस धातु में अंतर्दाह और गात्र विक्षेपो ज्वरे, अंतर्दाह और गात्र विक्षेपो ज्वरे, ये आपको दिख रहा होगा, अंतर्दाह गात्र विक्षेपो ज्वरे, ये कोटेशन पूछा जाता है। और यहाँ पर मेदोगत ज्वर में स्वेदस तीव्रा, स्वेदस तीव्रा स्वगंधस्य त्वम, स्वगंधस्य सहत्वम, खुद की गंध ही वो व्यक्ति सहन नहीं कर पाता। वैसे आपने पढ़ा होगा मेदस्वी पुरुष या मेदसार पुरुषों में तीक्ष्ण गंध आती है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, अति स्वेदी होते हैं वो। तो ये आपको यहाँ से आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, आपको इजी पड़ेगा याद करने के लिए कि स्वेदस तीव्रा, स्वेद बहुत ज़्यादा आएगा इनमें, और इन व्यक्तियों को खुद के ही पसीने से अजीब तरह की गंध आएगी जो असहनीय गंध के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट कोटेशन आ रहा है ब्रेक बमने विक्षेपणम चा गात्रणम। इसको याद करना चाहे कर लीजिएगा, कोई इतना आवश्यक नहीं है। अस्थि धातुगत ज्वर होता है ये। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कोटेशन आती है वो नेक्स्ट कोटेशन है ये 88 नंबर के श्लोक में, मुहुर दाहो मुहुर शीता स्वेदस्तंभो मुहुर मुहुर, मुहुर दाहो मुहुर शीतम स्वेदस्तंभो मुहुर मुहुर। यहाँ मुहुर मुहुर का अर्थ होता है कि बार बार, बार बार आपको गर्मी लगेगी, बार बार शीतलता महसूस होगी, ठंड का एहसास होगा, और बार बार पसीना आपको आएगा, जो कभी पसीना आएगा कभी पसीना रुक जाएगा, इस प्रकार की कंडीशन, और शरीर स्तंभित हो जाएगा। तो ये कफ पित्तज ज्वर के अंदर होता है। कफ, शीत और पित्त, उष्ण, तो दोनों के मिले जुले लक्षण देखने को मिलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मुहुर दाहो मुहुर शीतम। एक कोटेशन और आता है आपके लिए, यहां पर देखिए मिलता जुलता, क्षणे दाहा क्षणे शीतम, क्षणे दाहा क्षणे शीतम। अभी क्या था, मुहुर दाहो मुहुर शीतम किसका था, कफ पित्त ज्वर का, और क्षणे दाहा क्षणे शीतम
ये किसका है? समसन्निपातज ज्वर का। समसन्निपातज ज्वर से कई प्रकार की कोटेशंस आते हैं, इसलिए इसके एवरी कोटेशंस आर इम्पोर्टेंट। सस्रावे कलुषे रक्ते निर्वुग्ने चापी लोचना, ये कोटेशन आपको दिख रहा होगा। सस्रावे कलुषे रक्ते निर्वुग्ने चापी लोचना, अपने नेत्रों के बारे में बात कर रहे हैं, नेत्रों की कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं कि आंखों से अश्रुयुक्त और कलुषे यानी कीचड़ युक्त भरा हुआ, आंखें लाल कलर की आपकी दिखेंगी। रक्ते निर्वुग्ने चापी लोचनई, इस प्रकार की आंखें आपको देखने को मिलेंगी जिनमें कीचड़ बहुत आ रहा होगा, जो है आपके अश्रु स्राव बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, और उस व्यक्ति की आंखें लाल देखने को मिलेंगी। इस प्रकार से कोटेशंस ये पूछा जाता है। फिर आता है इसमें सास्वनऊ सरोजऊ कर्णऊ कंठ शूके रिवाह, मतलब उसको जो है उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द उसको महसूस होगा, कानों में जो है आवाज़ आएगी, उसकी साए साए की आवाज़ इस प्रकार से होती है, वो आवाज़ उसको सुनने को मिलेगी, कानों में भी तीव्र दर्द, और साथ में बॉडी में तो दर्द रहता ही है। जस्ट अभी हमने पढ़ा देहेंद्रिय मनस्तापी, तो बॉडी की एक के साथ साथ ईयर एक भी उसमें देखने को मिलती है। साथ में उसके क्या लगता है कि कंठ में यानी गले में उसको कुछ सूखा सूखा सा चुभने जैसा लगता है, गले में कुछ सूखा सूखा सा चुभने जैसा लगता है। तो इस प्रकार की उसको ये संभावना देखने को मिलती है। ये जो गले में, अगर ये हिंदी के अर्थ में आ जाए, कोटेशन ना पूछी जाए, तो दो जगह देखने को मिलता है। एक आपके कास के पूर्व रूप में देखने को मिलता है, कास के पूर्व रूप में, और दूसरा यहाँ पर जब भी कास का पूर्व रूप होता है तो उसमें सबसे पहले गले में सूखापन और सुई के चुभने जैसी फीलिंग होती है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी ऐसा लगता है गले में कुछ चुभ रहा हो। नेक्स्ट कोटेशन जो आता है आपको 136 श्लोक में, ये देखिए, ज्वर वेगो अधिक तृष्णा प्रलापा श्वसनम भ्रमा, ज्वर वेगो अधिक तृष्णा प्रलापहा श्वसनम भ्रमा, ये पश्चिमान ज्वर का लक्षण है। ज्वर का वेग अधिक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर राइज कर जाएगा, प्यास ज़्यादा लगेगी, प्रलाप करेगा, प्रलाप अर्थात कुछ भी बकते रहना, कुछ भी बकना, उसका माइंड उसके कंट्रोल से बाहर हो जाता है, और श्वास की गति तीव्र होना, श्वास की गति तीव्र होना, ब्रीदिंग जो उसकी रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेटरी रेट है, ब्रीदिंग रेट है, वो बहुत ज़्यादा उसको बढ़ जाएगी। भ्रम यानी कि उसको जो चक्कर से आने लगेंगे, आंखों के सामने अंधेरा सा भी छा सकता है, पेशेंट कहेगा मैं सही तरीके से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। ये लक्षण देखने को मिलता है 136 एंड 137 श्लोक में। क्षुत क्षामता लघुत्तम च गात्राणाम ज्वर मार्दवम, ये श्लोक 136 की अपेक्षा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट ये रिसेंटली कई अदर स्टेट्स में देखा गया है कि ये क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के एग्जाम्स में यहाँ से पूछा जा रहा है, तो आप इसको ज़रूर ध्यान में रखें। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जस्ट नीचे 138 ज्वर में साऔषध क्रियाक्रम क्या होता है उसके बारे में एक तरीके से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, एलओटी है। नवज्वरे दिवास्वप्नम स्नान अव्यंगान मैथुनम क्रोध प्रवात व्यायामान कषायश विवर्जित, जो हमारे ज्वर में बोला गया है कि कषाय रस का सेवन नहीं करना है, नवज्वर में दिन में नहीं सोना है, स्नान के लिए भी मना किया गया है, सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट के लिए मना किया गया है। तो ये इसी श्लोक से वो हम कंसेप्ट देखते हैं। तो ये श्लोक आपको 138 श्लोक भी देखिए, रटना कुछ नहीं होता है, मैं आपको बता दूं, हमें कुछ भी कोटेशंस के मामले में रटना नहीं होता है। हमें बेसिकली एक चीज ध्यान रखनी होती है, आंखों के सामने से कोई गुजर जाए, उसका चेहरा हमें याद रह जाता है। यदि आपकी आंखों के सामने से कोई बार बार गुजरे तो क्या आपको उसके चेहरे को मेमोराइज करने की आवश्यकता होती है? नहीं होती है। इसी प्रकार कोटेशंस को सिर्फ देखना होता है, बार बार देखिए, पेज पलटिए बार बार,
कोटेशंस एक बार आंखों में सेट हो गए तो एग्जाम में कोटेशन आएगा तो आपको कुछ ना कुछ उसमें से मिस लगेगा, और उस मिसिंग चीज को आप जब जो ऑप्शंस में से उठा करके उस जगह पे पुट करेंगे तो आपको क्लियर दिखने लगेगा, हाँ ये मैच कर रहा है, और आप उससे ही उसी सहारे टिक लगा करके एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट कोटेशन आता है सर्पी ज्वरम हरम, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये व्याधि हो जाती है। तो ये बलादी घृत के संदर्भ में ये देखने को मिला है, तो आपको बलादी घृत भी ध्यान में रखना है कि बलादी घृत में सर्पी ज्वर हरम परम, तो ये किस किस घृत के लिए बोला गया है? बलादी घृत के लिए। अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, देखिए मैं आपको एक तुलना बता रहा हूँ। 24वें चैप्टर पर चरक संहिता के जाइए, 108 नंबर का श्लोक आप देखिएगा, उससे इसको आप तुलना कीजिएगा तो आपको देखने को मिलेगा एक जैसा देखने को मिलेगा। कफ स्थान अनुपूर्वा व सन्निपात ज्वर जयेत, और इसी प्रकार से इसी में सन्निपात ज्वर के चिकित्सा सिद्धांत में सुश्रुत ने बोला है पित्त स्थान अनुपूर्वा, तो वहीं पर आप राइट डाउन कर लीजिए पित्त स्थान अनुपूर्व्या। चरक ने क्या बोला है? कफ स्थान अनुपूर्व, मतलब कफ स्थान से यानी अमाशय से सर्वप्रथम चिकित्सा स्टार्ट करेंगे, और सुश्रुत जी ने पित्ताशय से यानी पित्त स्थान से उसको स्टार्ट करने के लिए बोला है। तो ये आपको कंफ्यूजिंग के लिए आ जाते हैं पॉइंट। फास्ट चलेंगे थोड़ा क्योंकि हमें और भी कवर करना है, समय कम है इसलिए। सन्निपात जो ज्वर है उसमें उपद्रव के रूप में बोला गया है, ये 287 श्लोक देखिए। कर्णमूले सुधारणा, कर्णमूल में जो मैस्टॉइड बोन होती है उसके आसपास बहुत तेज दर्द होता है, जिसको पैरोटिड ग्लैंड के आप पैरोटाइटिस भी बोल सकते हैं, पैरोटिड ग्लैंड का इन्फ्लामेशन भी बोल सकते हैं। बहुत तेज दर्द होगा, स्वेलिंग वहां पर देखने को मिलेगी, तो ये सन्निपात ज्वर में उपद्रव देखने को मिलता है, और ऐसे उपद्रव देखने पर ज्यादातर मृत्यु होने की संभावना मिलती है। अब यहाँ पर हम रक्त पित्त में आएंगे। ज्वर के जो पॉइंट थे, जो मेन पॉइंट थे, वो मैंने कवर कर दिए, उतने ही हैं। उतने से आपको डेफिनेटली एक ना एक पॉइंट मिलेगा यदि ज्वर से क्वेश्चन बनता है। अब हम चलते हैं रक्त पित्त के लिए। तो महागदम महाबेगम, कई बार ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, महागदम महाबेगम, और इसी प्रकार का आपको कुष्ठ अध्याय में भी मिलेगा कोटेशन, आप वहाँ देखिएगा, और राजक्षमा में भी देखने को मिलेगा, तो वहाँ देखिएगा। ये मैं दोनों आपको होमवर्क दे रहा हूँ क्योंकि समय कम है तो मैं हर चीज़ यहाँ क्लियर नहीं कर पाऊँगा, थोड़ा थोड़ा होमवर्क आपको देंगे तो आप वहाँ पर देखिएगा। इससे मिलते जुलते कोटेशंस हैं आपके जो राजक्षमा अध्याय है और कुष्ठ वाले अध्याय में, तो वहाँ से आप इसको रिलेट करेंगे। ये महागद में इसको बोला गया है, रक्त पित्त को गद की श्रेणी में बोला गया है। गद यानी विष या जीवन को नष्ट करने वाले रोगों में से एक रोग भी इसको बताया गया है। अब आता है रक्त पित्त के अन्य कोटेशंस जो है कि अक्षीण बल मासस्य 25 श्लोक आप देखिए। अक्षीण बल मासस्य रक्त पित्तम यदश्नतः, अक्षीण बल मासस्य रक्त पित्तम यदश्नतः, ये जो रक्त पित्त में स्तंभन निषेध किया गया है कि जिस व्यक्ति में रोगी का बल और मांस क्षीण ना हो, अक्षीण बल मांसस्य यानी जिसका बल और मांस क्षीण ना हुआ हो यानी कम ना हुआ हो, और जो अच्छे तरीके से भोजन करता हो, यदश्नतः यानी अशन अशन यद अशनतः, जो अच्छे तरीके से भोजन करता हो, तद दोषम उदक्लिष्टम नादौ स्तंभनम हरति, उसके दोष प्रकोप से दुष्ट और बाहर निकलने में प्रवृत्त हुए रक्तपित्त को रोकना नहीं चाहिए। ध्यान कर लीजिए, मतलब अगर उसका शारीरिक बल अच्छा है, वो पौष्टिक शरीर का है, उसका बल और मांस दोनों क्षीण अवस्था में नहीं है, यानी टोटल अगर मैं बोल दूं कि वो व्यक्ति वीक नहीं है, फिजिकली वीक नहीं है, मेंटली वीक नहीं है,
देन वो अच्छे तरीके से खा पी रहा है, तो उसके रक्त प्रवृत्ति को रोकना नहीं चाहिए, रक्त पित्त को निकल जाना चाहिए, क्योंकि वो बॉडी में दोष, जैसे पित्त दोष या रक्त दोष की वृद्धि या प्रकुपित अवस्था है, तो उसको निकल जाने दीजिए, वो उसके लिए लाभदायक सिद्ध होगा आगे की अवस्थाओं में। अब जो है कि यहाँ पर एक चिकित्सा सिद्धांत आता है, ये ब्रेचनो ऊर्ध्व भागम अधोग भागम बमने नीचा। सिंपल सी चीज है, ऊपरी हिस्से से अगर ब्लड निकल रहा है मुख मार्ग से, तो उसको निचले हिस्से से ब्रेचन करा करके आप उसको शांत कर सकते हैं, क्योंकि वायु नीचे की तरफ प्रवृत्त होगी, और किसी भी चीज की गति के लिए रिस्पॉन्सिबल वात दोष होता है। अगर मुंह से ब्लड ब्लड निकल रहा है, तो उसको उभारने का कार्य क्या कर रहा है, वायु ही उसको बाहर ले जा रही है। अब अगर वायु हमने निचले मार्ग से निकाल दी, तो क्या होगा कि उसका वो वेग नीचे की तरफ आ जाएगा और वो शांत हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को अधो मार्ग से यानी एनल रीजन से ब्लड निकल रहा है, तो उसको बमन करा दीजिए, तो वहां वो शांत हो जाएगा। जस्ट अपोजिट चिकित्साएं हैं, ये हमें जरूर ध्यान करनी चाहिए। तो ये 56 श्लोक भी बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए, इसको जरूर देखिए। देखिए, वासाग्रत हमारे रक्त पित्त में आया है, वासाग्रत हमारे जो है कि ज्वर रोग में भी ये बोला गया है वासाग्रत, और वासाग्रत अभी आगे हम गुल्म अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें भी बोला गया है। तो वासाग्रत को, इसको जरूर ध्यान में रखें कि वासाग्रत कहाँ कहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। अब इसके बाद गुल्म अध्याय के कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें बिट श्लेष्म पित्त अति परिश्रवाद वा, यानी इसमें बोला गया है मल है, कफ है, या पित्त बहुत अधिक मात्रा में अगर शरीर से निकल जाता है, तो उस जगह पर वायु अपना स्थान बना लेती है, वायु बढ़ जाती है। वायु बढ़ने की वजह से वहां पर कोष्ठ प्रकोपम समपैति वायु हुआ। देखिए ये कोटेशन नीचे आ रहा है 5th श्लोक में, उसकी वजह से वहां पर वात का प्रकोप होने की वजह से गुल्म की उत्पत्ति होती है। नीचे 6 नंबर का श्लोक आपको दिख रहा होगा, हृन नाभि पार्श्व उदरवस्ती सूलम, यानी हृदय, आपकी नाभि, आपके दोनों लेटरल साइड पार्श्व यानी रेक्टस मसल्स की ये बात कर रहे हैं, बस्ती प्रदेश, इनमें सूल होता है। ये 5 स्थान है, ये पांचों स्थान आपके गुल्म के स्थान बोले गए हैं। तो ये वैसे भी आपने जहाँ से कोचिंग ली होगी वहाँ आपको ये बताया गया होगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये पॉइंट। अब यहाँ पर नीचे आता है शिशिर ज्वरम। देखिए, मैं एक अपना अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक पेशेंट मेरे पास गुल्म से संबंधित आए थे, और जब मैं कहता हूँ आयुर्वेदिक व्याधि किसी को लग जाती है, तो कोई रिपोर्ट उसको फाइंड नहीं कर पाती। आयुर्वेदिक व्याधि से अर्थ है कि जिस व्याधि के बारे में एलोपैथी में वर्णन ही नहीं मिलता, जिसका आप कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, तो एलोपैथी में वो असाध्य में गिनी जाती है, आयुर्वेद में वो इजीली साध्य होती है। उनको जब भी पेट में दर्द होता था, एब्डोमिनल पेन होता था, तो सबसे पहले एब्डोमिनल पेन शुरू होता था, रेक्टस मसल्स बाहर की तरफ निकल आती थी और नाभि अंदर की तरफ धंस जाती थी। तो ऐसा लगता था कि कोई गठान नुमा स्ट्रक्चर बाहर निकला हुआ है। और उन्होंने अल्ट्रासाउंड, सीटी वीटी सब सारी रिपोर्ट्स करा ली, लिवर प्रोफाइल करा ली, सारी प्रोफाइल्स करा ली, बट कुछ फाइंडिंग्स में नहीं आ रहे थे। और लगभग 1 साल से ट्रीटमेंट कंटिन्यूसली चल रहा था, कोई भी रिलीफ नहीं। और उसके बाद उनकी यूरिन रुक जाती थी। जब हमने अपने क्लिनिक पर, मैंने उनको काउंसिल किया, काउंसलिंग करना शुरू किया, रिपोर्ट सारी फाइंडिंग्स देखी, तो कहीं ना कहीं मन में डाउट हुआ कि ये गुल्म का पेशेंट मुझे लग रहा है, तो गुल्म से चिकित्सा क्यों ना करनी चाहिए। तो यहाँ पर 10वें नंबर जिस श्लोक में आया शिशिर ज्वरम, जब भी पेशेंट को दर्द होता था, उसको ठंड लग करके बुखार जैसे कंडीशन बनने लगती थी, उसको ठंड लगती थी, ये पॉइंट उसमें देखने को मिला था। और अभी आगे मैं और पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, तो वो पॉइंट भी देखने को मिले थे। तो जब उस पेशेंट को हमने देखा, उसके बाद उसकी यूरिन भी रुक जाती थी, यूरिन रुक जाती थी। तो यूरिन रुकना मतलब वायु का प्रतिलोम होना, वायु ऊपर की तरफ गति करना। और पेट पर जब मैं उसके हाथ रख के पालपेट कर रहा था, जब उसको दर्द हो रहा था तब, तो वायु क्लियर मेरे हाथों को टच करते हुए महसूस हो रही थी, कि कभी इधर मूव कर रही, कभी उधर मूव कर रही है। और वो जो गोला हिस्सा था पेट के ऊपर एब्डोमिनल रीजन में, वो कभी इस रेक्टस मसल से उस रेक्टस मसल की तरफ, कभी नाभि के ऊपर, कभी कभी बिलो अम्लाइकस, इस प्रकार से वो
घूम रहा था। तो वहाँ पर हमने खैर घृत की चिकित्सा करी, घृतपान उनको करवाया और रिजल्ट बहुत अच्छे मिले हैं। अभी पेशेंट को काफ़ी रिलीफ है। जैसे ही वो कम्प्लीटली क्योर होते हैं मैं आपको ज़रूर सूचित करूँगा। आप यदि हम आप जुड़े रहे तो बिल्कुल डेफिनेटली आपको उसकी मैं केस स्टडी पूरी प्रेजेंट करूँगा अलग से। तो यहाँ पर 11वें नंबर के श्लोक में आता है करोति जीर्णे अव्यतिकम प्रकोपम भुक्ते यद मृदु मृदुत्तम समपैति यश्चै। बिल्कुल बिल्कुल यही पॉइंट। जब वो पेशेंट खाली पेट रहता था तब उसको दर्द बहुत ज़्यादा तेज मात्रा में होता था, और जैसे ही उसने कुछ खाया तो उसको दर्द कम हो जाता था। यहाँ है वदनांग रागा सूलम मर्जति भोजने चा, ये और स्पर्श अशहा, ये पॉइंट भी आप अंडरलाइन कर लें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये पित्तज ज्वर जो पित्तज गुल्म का लक्षण है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बोला जाता है। अनद्रव सूल में भी ये इस प्रकार से देखने को मिलता है। देखिए महारुजम यहाँ आया है, दहा महारुजम बर्ड है, ये बहुत तेज़ इसमें वेदना होती है। घन उन्नतम, जस्ट अभी मैं बता रहा था कि उसके ऊपर एक उभार टाइप का निकल के आ रहा था, घन उन्नतम। दारुणम, बहुत तीव्र वेदना वाला होता है। मन शरीर अग्नि बलापरिणम, शरीर और बल और अग्नि तीनों को क्षीण करने वाला होता है। तो यहाँ उसकी अग्नि की रक्षा करते हुए गर्भपान कराना होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पेशेंट को, गुल्म का पेशेंट आपको देखने को मिले तो घृतपान कराते वक्त ये ना भूलें कि उसकी अग्नि को आप बचा रहे हैं या नहीं बचा रहे। चित्रकादि बटी या अग्नितुंडी बटी या आपके अजमोदादि चूर्ण, इस प्रकार की चीज़ों का प्रयोग जरूर करें जिससे उसकी अग्नि संरक्षित रहे, अन्यथा वो असाध्य गुल्म में या त्रिदोषज गुल्म में ट्रांसफर हो जाता है। इसके बाद आता है बातज गुल्म में चिकित्सा। तो वही मैंने अभी आपको पॉइंट बताया, पुनः पुनः स्नेह पानम नरुहा सा अनुवासना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पुनः पुनः स्नेह पानम नरुहा सा अनुवासना। और लास्ट का पॉइंट देखिए, कफ पित्त अनुरक्षणा, आपको बार बार स्नेह पान कराना है, नरु बस्ती देना है, अनुवासन बस्ती देना है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि कफ और पित्त का प्रकोप ना होने पाए या इनका अवरोध ना होने पाए। कफ और पित्त की रक्षा भी आपको करनी है। अब एक और नेक्स्ट जो श्लोक आपको दिख रहा होगा 27, कफो बाते जित प्राये पित्तम शोणतमेव वा, लास्ट में मारतम परिरक्षता। यहाँ पर क्या बोला है, वायु का प्रकोप ना होने पाए। तो आपको यहाँ बैलेंस्ड चिकित्सा करनी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गुल्म का मुख्य दोष क्या है, वायु है। तो ये पॉइंट आप अंडरलाइन कर लीजिए, गुल्म से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर आपको जो देखने को मिलेगा सर्पिशात तेलवेकाइन, ये पॉइंट, और तृष्णा ज्वर परिदाह सूलम स्वेदम अग्नि मार्दवम, ये अब इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छिन्न मूला विद्यंते न गुल्मा यान्ति चा क्षयम। छिन्न मूला 37 के जस्ट ऊपर आपको दिख रहा होगा, ये छिन्न मूला विदहंते न गुल्मा यान्ति चा क्षयम, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। और जस्ट नीचे 40 नंबर का गुरु कठिन संस्थानो गुड़ माशांतराश्रा अभिवर्णन स्त्रश्चैव यह पक्वो गुलमुच्यते। बिल्कुल ये पॉइंट कई बार पूछे जाने वाले पॉइंटों में से एक पॉइंट आता है। कफज गुल्म में ये कोई स्पेशली ऐसा कुछ पूछने वाला पॉइंट नहीं है, बस इतना सा याद रखना है कि कफज गुल्म में ये बमन के लिए बोल रहे हैं चिकित्सा स्थान में, लेकिन सिद्धि स्थान में ये बमन को निषेध बताते हैं, बमन नहीं करवाना है। यहाँ पर नीचे आ रहा है एक पॉइंट 55 में, कृतमूलम महावस्तु कठिनम स्थिमितम गुरुम गुल्म, ये कफज गुल्म के लिए आ रहा है। यहाँ पर क्षार कर्म अग्नि कर्म ये करने को बोला है, मतलब ये बहुत कठिन होगा, बड़ा बहुत ज़्यादा एरिया कवर किए होगा, बहुत ज़्यादा ऐसे एरिया में फैला होगा, और इसके ऊपर आप हाथ रखेंगे तो हल्का सा शीतल भी प्रतीत होगा, इस प्रकार से जैसे पानी के कपड़े से ढक दिया हो, और भारी भी और ठोस भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये क्षार चिकित्सा करने को बोली है, छित्वा छित्वा आशियात क्षारा क्षारत्वात क्षारयत्यदा। ये जो कफज गुल्म में क्षार की चिकित्सा बोली है कि धीमे धीमे करके आपको क्षार का प्रयोग करना है। क्षार के प्रयोग से क्षार इवन
आप यहाँ पर जो हमारा शिवाचार पाचन चूर्ण है उसका प्रयोग कर सकते हैं, अपवाचार का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे चारों के प्रयोग के लिए बोला गया है। एक्सटर्नली चार का प्रयोग करने का कोई इतना विशेष मुझे अर्थ देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि हमने अपनी प्रैक्टिस में शिवाचार पाचन चूर्ण जो हमारी शिवा गुटका इत्यादि इन चीज़ों से, धनवंतर गुटका से हमने ऐसे पेशेंट्स काफ़ी ठीक किए हैं। तो स्पेशली आप सिंपल सा भी चार प्रयोग करेंगे तो वो रिजल्ट देता है। तो लेकिन ये कोटेशन बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटेशन मैं बोलूँगा इस चैप्टर की, छित्वा छित्वा आश्या छारा छरत्वात छारयत्यधा, इसको जरूर आप ध्यान रखें। यहाँ पर एक चीज बोली गई है, नीचे आप देखेंगे 63 श्लोक के सेकंड लाइन में, क्षार प्रयोगे विषजाम क्षार तंत्र विदा बलम। तो क्वेश्चन पूछा जाता है आचार्य चरक ने क्षार प्रयोग करने के लिए क्या आपको गाइडलाइन दी है। तो क्षार प्रयोग करने के लिए क्लियर बोल दिया है भैया, क्षार तंत्र को जानने वाले यानी सर्जन के पास भेज दीजिए, ऐसा वैद्य ही इसकी चिकित्सा करेगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है। रेफरल आज कोई रेफर नहीं करता हमारे आयुर्वेद में, लेकिन पहले रेफरल सिस्टम हुआ करता था। देखिए तेल पंचक का प्रयोग कहाँ बोला गया है, गुल्म में। शिलाजतु प्रयोग का, शिलाजतु के प्रयोग का वर्णन कहाँ बोला गया है, हमारे गुल्म में। तो ये चीज़ें आपको ध्यान करनी है। गुल्म में वस्ती कर्म सर्वोत्तम बोला गया है, तो ये कोटेशन कहाँ मिलता है, गुल्म में। वस्ती कर्मम परम विद्यात, गुल्मग्नम हटा देंगे तद्वी मारुतम कर देंगे, क्योंकि अगर गुल्म उन्होंने कर दिया तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि गुल्म में ये श्लोक है, वस्ती कर्मम परम विद्या